तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है उसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में। और उसमें हमने अपना पहला टॉपिक उत्तराखंड में परमार वंश, या जिसे हम गढ़वाल में पवार वंश भी कहते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊं में चंदवंश। तो ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा-सा रिकॉल कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे उस टाइम पे राजनीतिक स्थिति उस टाइम पे उत्तराखंड में क्या रही होगी। तो थोड़ा-सा पहले रिकॉल करते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर 2 यहाँ पे राज शक्तियाँ यहाँ पे शासन कर रही थी। यहाँ पे तुम्हारे पास परमार वंश और यहाँ पे तुम्हारे पास चंदू वंश, ठीक है? परमार वंश में हमने पूरा पढ़ लिया कि वहाँ पे किस प्रकार से 60 राजाओं ने शासन किया था। और चंद वंश में आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था लास्ट टॉपिक जो था हमारे पास जगत चंद, क्या चल रहा है? जगत चंद चल रहा है, ठीक है? ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पे फतेह शाह कौन थे? फतेह शाह थे। उसके बाद उनके पुत्र उनके पौत्र कौन कौन होते हैं? प्रदीप शाह। क्योंकि उसमें मैंने आपको कहा था कि फतेह शाह के बाद तुम्हारे पास उनके बड़े पुत्र तो तुम्हारे कौन थे? उपेंद्र शाह थे। फिर उनके छोटे वाले पुत्र दिलीप शाह थे। लेकिन उन दोनों की डेथ हो जाती है, इसलिए उसके नाती या उसके पौत्र कह सकते हैं हम, प्रदीप शाह को क्या करते हैं, वहां पे राजगद्दी पर बैठाते हैं। और महारानी कनकेई देवी इनकी किस प्रकार से यहाँ पे संरक्षिका के तौर पर शासन करती है, ठीक है? तो ये हमने परमार वंश में पूरा पढ़ लिया है। अब यहाँ पे जब जगत चंद चला था, जगत चंद में हमने कहा था कि जब यहाँ पे जगत चंद शासन कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे मैंने कहा था कि जब यहाँ प्रदीप शाह वो थे, तो उन्होंने यहाँ पे कितने बार अटैक किया था? 10 बार। कितने बार अटैक किया था? 10 बार। और यहाँ तक कि पूरे श्रीनगर तक इसने, गढ़वाल की राजधानी तक इसने वहाँ पे जीत लिया था। और वहाँ के राजा उसके बाद वहाँ से देहरादून भाग गए थे। और ये पहला राजा है जिसने कि गढ़वाल की राजधानी तक को क्या कर दिया? लूट लिया था, ठीक है? कौन था? जगत चंद। और जगत चंद को मैंने कहा था कि इसे हम कुमाऊं का क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल, क्या कहते हैं? कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं। उसमें पूरा हमने देख लिया कि किस प्रकार से इसको सहस्त्र गोदान कहते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे हजारों गायों को तुम्हारा क्या किया था? दान दिया था, ठीक है? अब इसके बाद तुम्हारे पास इसका पुत्र आता है, उसका नाम है देवीचंद। क्या है? देवीचंद है। अब हमारा टॉपिक रहेगा देवीचंद। अब जब यहाँ पे देवीचंद बनता है, तो इसके बाद आप लोग देखोगे जैसे 1726 हो गया, ठीक है? अब धीरे धीरे हमको पता है कि धीरे धीरे अब कुमाऊं के इस क्षेत्र पर तुम्हारे पास कौन आएंगे? गोरखा कौन आएंगे? वो आए थे तुम्हारे पास 1790 में। बशर्ते वो 1790 में यहाँ पे आते हैं। तो जब ये यहाँ पे 1790 में आते हैं, तो आप लोग देख लो कि जो टाइम पीरियड है हमारा धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? 1790। मतलब कि अब धीरे धीरे यहाँ पे जो इनकी राजनीतिक शक्ति थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है तुम्हारी? कम होती जा रही है। और यहाँ पे एक राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है हमको देवी चंद के बाद। किसके बाद? देवी चंद। इसलिए हम देवी चंद के बाद के शासन को हम एक अलग टॉपिक करके पढ़ते हैं, उससे हम कहते हैं चंदों का अवनति काल। के पढ़ते हैं? चंद वंश का अवनति काल। इसको एक बार आप हेडिंग लिख देना वहाँ पे। अब इसके बाद जितने भी हम राजा पढ़ेंगे, 61 राजा पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे चंदों के अवनति काल में। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे योग्य यहाँ पे शासक होते हैं, जैसे कि तुम्हारा भारती चंद हो गया, रुद्र चंद हो गया, ठीक है? बालो कल्याण चंद हो गया। इतने सारे राजा थे, ठीक है? जगत चंद हो गया। लेकिन इसके बाद के राजा तुम्हारे पास अयोग्य होते हैं, भोग विलास करने बैठ जाते हैं, इसलिए वहां पे एक राजनीतिक अस्थिरता आती है। और उसके बाद धीरे धीरे इस चंद वंश का यहाँ पे क्या हो जाएगा? पतन हो जाता है और वहां पे गोरखाओं का शासन स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार से हमने परमार में पढ़ा, ठीक है? किस प्रकार से वहां पे खुरबुड़ा के युद्ध में 1804 के बाद पूरे गढ़वाल में तुम्हारे पास किसका शासन हो गया था? गोरखाओं का शासन हो गया था। अब हमको चंदों को भी वहां पे मिलाना है, तब जाके हमारा फिर आधुनिक इतिहास हो जाएगा उत्तराखंड का शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारे पास है देवीचंद। क्या है? देवीचंद। अब देवीचंद से क्या हमारे पास क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके बारे में हमको ढंग से सीखना, ठीक है? अब हमको चर्चा करनी है देवी चंद की उसमें। अब देवी चंद की उसमें से मैंने कहा कि धीरे धीरे वहां पे अस्थिरता हो जाती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है। वो किस प्रकार से होती है देखो। अब इनके जो दरबारी वहां पे दरबारी लोग थे, उसमें एक नाम आता है माणिक गेंडा। क्या था है? माणिक गेंडा। माणिक गेंडा, ठीक है? और एक इसका पुत्र था पूरनमल। क्या था? पूरनमल। ये दो लोग यहाँ पे पूरी अस्थिरता किस प्रकार से ये लोग फैलाते हैं देखो। अब जो देवी चंद था वो एक प्रकार से अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक था, एक भोग विलासी उसमें था। और इस माणिक गैंडा की हर बात को वो क्या करता? मानता था, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि
अब जैसे कोई भी देश चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे अगर हमारे राजनेता लोग अच्छे नहीं होंगे, तो आपको पता है कि वहाँ पे अस्थिरता देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो इसलिए जो उनके सलाहकार होते हैं वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है? उनकी नीतियों पर तुम्हारे पास कोई भी देश का क्या चलता है? शासन चल रहा है। अगर किसी देश को चलाने के लिए अगर अच्छी नीतियाँ नहीं बनती है, तो वहाँ पे अस्थिरता देखने को मिलती ही मिलती है, ठीक है? तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे नीतियाँ बनाते हैं जिससे कि देवी चंद का पूरा क्या हो जाता है यहाँ पे नष्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे उनके जितने भी तुम्हारे पास धन संग्रह था वो तुम्हारे पास पूरा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है? और माणिक गैंडा क्या कहता है कि देवीचंद को इतने चीज़ें मतलब ख्वाब दिखाता है, ठीक है? उसको कई बार कहता है कि तू सारे धन हमने लौटा दे और यहाँ पे क्या बन जा? विक्रमादित्य क्या बन जाता है? विक्रमादित्य कि भाई अगर तू पूरा धन को लोगों में बाँटेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? तेरे को लोग क्या करेंगे बोल? विक्रमादित्य की उपाधि देंगे, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इस माणिक गैंडा के बोलने में देवीचंद ने अपने पूरे धन संग्रह को समाप्त कर दिया और उसका पूरा राजकोष क्या हो गया तुम्हारे पास खाली हो गया। उसके बाद इसलिए इसमें एक पॉइंट लेना है कि माणिक गैंडा को कुमाऊँ का तुम्हारे पास से कहते हैं विक्रमादित्य कहते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लेना है कि देवीचंद को कुमाऊँ का विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है? और इसमें देखो एक आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्या पढ़ा? मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में एक राजा थे तुम्हारे पास कौन? मोहम्मद तुगलक, जिसने कि अपनी राजधानी को भी स्थानांतरित किया था, ठीक है? मतलब कि अस्थिरता आई थी उसकी उसमें भी। तो इसी की इसकी तुलना तुम्हारे पास किसके साथ करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ करते हैं, ठीक है? बिल्कुल मतलब मूर्ख था, एक प्रकार का क्या था ये? मूर्ख था, ठीक है? फिर उसको हम जो माणिक गैंडा क्या करते हैं कि उसके बाद देवी सिंह तुम्हारे पास क्या करते हैं यहाँ पे? हत्या कर देगा। जो तुम्हारे पास माणिक गैंडा है वो चाहते हैं कि अब पूरा शासन कौन करेंगे? हम ही करेंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे देवी चंद की तुम्हारे पास क्या कर देते हैं यहाँ पे? हत्या कर देते हैं और फिर देवी चंद के बाद उसका पुत्र तुम्हारे पास कौन बैठता है? अजीत चंद। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसके बाद अजीत चंद बैठता है इसकी डेथ के बाद और वो बैठता है तुम्हारे पास 1726 से लेकर 1728 तक बैठते हैं। ठीक हो गया। और इसके शासनकाल में भी ये जो तुम्हारे पास गैंडा लोग थे, पूरनमल थे, इसके परिवार वाले क्या करते हैं कि जितने भी चंद लोग हैं, कितने क्या है? चंद लोग हैं, उनकी फैमिली से रिलेटिव जितने भी लोग हैं, सबको तुम्हारे पास क्या कर देंगे ये? हत्या कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि चंद वंश का कोई भी शासक यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि राजा हमेशा कौन बैठेगा? उन्हीं के वंशजों में से बैठते हैं, ठीक है? इसलिए क्या करते हैं कि इनके वंशजों के जितने भी लोग हैं, उनकी सबकी हत्या करना शुरू कर देते हैं और ये यहाँ पे अजीत चंद की तुम्हारे क्या कर देंगे यहाँ पे? हत्या कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद कुल यहाँ पे 1 साल तक पूरा 1728 से लेकर 29 तक तुम्हारे पास कौन शासन करता है यहाँ पे? माणिक गैंडा और उसका पुत्र पूरनमल, ठीक है? तो इसके शासनकाल से देखो देवीचंद से शुरू हो रहा है, ठीक है? देवीचंद से शुरू हो गया और पूरे अजीत चंद तक तुम्हारे पास इस पूरे टाइम पीरियड में मतलब कि पूरे की पूरी राजनीतिक जो शक्ति है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे कुरीतियाँ ला रहे हो, तुम्हारे पास कौन करता है? माणिक गैंडा लोग। ये गैंडा लोग ही इस पूरे टाइम पीरियड पे, इस टेन्योर पे पूरा यहाँ पे शासन चलाते हैं, अपनी क्रूरता दिखाते हैं और वहाँ पे इतनी अस्थिरता आ जाती है कि उसे इतिहासकार एक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं गेंडागर्दी काल। क्या कहते हैं? गेंडागर्दी काल। जैसे हम कहते हैं ना कि गुंडा राज चल रहा है, गुंडागर्दी फैला रखी है, गुंडागर्दी फैला रखी है। तो उस प्रकार से इन्होंने भी यहाँ पे गुंडागर्दी फैला रखी थी, जिससे कि इतिहासकार एक नाम से गेंडागर्दी काल। अगर पेपर में आता है कि गेंडागर्दी काल कब से स्टार्ट हो गया था, तो देवीचंद के शासन से शुरू हो गया था और किसके तक? अजीत चंद के शासन काल तक तुम्हारे पास इन्होंने यहाँ पे क्या करा? शासन किया। अब देखो जब इस प्रकार की यहाँ पे घटनाएं होती है, तो मैंने कहा था कि चंद्रवंश जब स्टार्टिंग में यहाँ पे स्वतंत्र आए थे, तो उसने सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा था कि 2 जातियों को अपने यहाँ पर सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया था। वो तुम्हारे पास कौन थे? मेरा और भरतयाल। मेरा और यहाँ पे 2 जाति के लोग थे। अब देखो यार क्योंकि हर मतलब कि जो भी उनका राज दरबारी होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे पास सारे इस मानिक गैंडा की तरह होंगे, ठीक है? कई उनमें से क्या होंगे तुम्हारे पास वफ़ादार, कैसे होंगे? वफ़ादार, ठीक है? जैसे आपने बाहुबली में कटप्पा का नाम सुना होगा, तो किस प्रकार से वफ़ादार था, ठीक है? जो भी आदेश आएगा उसको मानना, ठीक है? वो कभी नहीं चाहते कि हमारे राज्य में इस प्रकार की कोई घटनाएँ घटित हो। इसलिए यहाँ पे मैरव फड़त्याल इस पूरे विवरण को देखते हैं और इसमें वो क्या करते हैं कि अब अपने चंद क्योंकि चंद्रवंश के जितने भी क्या थे लोग थे उनकी इन्होंने हत्या कर दी। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि अब चंद्रवंश को तो वहाँ पे कोई बचा नहीं था कुमाऊँ में, इसलिए वो चंद्रवंश के किसी वंशज को ढूँढने के लिए तुम्हारे पास कहाँ चले जाएँगे? नेपाल चले जाएँगे। और उस नेपाल से ये एक व्यापारी को, ठीक है? वहाँ पे एक मतलब कि व्यापार करता था, उसका नाम तुम्हारा क्या था? कल्याण कल्याण सिंह क्या था? कल्याण सिंह था।
अब वो उसके लगा था कि मैंने कहा था कि जब लक्ष्य सिंचन के मैंने कहा था कि उसके बहुत सारे पुत्र थे, तो उसमें से कोई नेपाल से था, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा था कि वहाँ पे उन्होंने उनके पुत्रों को चाहे तिरमल चंद है, विजय चंद हो गया, ठीक है? उनको दिलीप चंद को ज़हर दे के मारा था, तो वहाँ पे भी इस प्रकार की स्थिति बन चुकी थी, इसलिए वो तुम्हारे पास कहाँ भागे थे? नेपाल भागे थे और उन्हीं में से तुम्हारे पास उन्हीं के वंशज एक तुम्हारे पास कौन था? कल्याण सिंह कौन था? कल्याण सिंह, ठीक है? एक एक तुम्हारे पास क्या था? व्यापारी क्या था? व्यापारी कल्याण सिंह के नाम से एक बिल्कुल अनपढ़ था, क्या था? अनपढ़ आदमी था और उनको तो राजा तो चाहिए थे क्योंकि यहाँ पे गैरनगर विकास चल रहा है और इसलिए इसको बहला फुसला करके अब कुमाऊं की राजगद्दी पर तुम्हारे पास कौन बैठेगा? कल्याण सिंह। सिंह से तो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि अगर कल्याण सिंह होगा तो वहां पे कोई मतलब की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसको अपना जो तुम्हारे पास टाइटल है उसको बदलना पड़ेगा। उससे हम कहते हैं कल्याण चंद, क्या कहते हैं? कल्याण। इसके बाद जो दूसरा शासक बैठता है उसे हम कहते हैं कल्याण चंद। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखो, कल्याण चंद तो बालो कल्याण चंद भी है, ठीक है? बीच में तो इतने सारे एक राजा हुए, तो उनमें से इतिहासकार मानते हैं कि जो तुम्हारा कल्याण चंद था ये तुम्हारे पास चौथे नंबर, किस नंबर का था? चौथे नंबर का था, ठीक है? इसलिए हम इसको कल्याण चंद चतुर्थ भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अब ये क्या करेगा? अब कल्याण चंद के थ्रू ये क्या क्या करेगा? सबसे पहले जब यहाँ पे आएगा तो ये सबसे पहले यहाँ पे इन मानिक गेंडा और पूरन की तुम्हारे पास से कर देगा, यहाँ पे हत्या कर देगा, ठीक है? तो थोड़ा से एक टाइम के लिए फिर क्या हो गया वहां पे, थोड़ा उनके जो तुम्हारे पास राजनीतिक वहां पे क्या हो गया तुम्हारे पास? स्थिरता आ गई, स्टेबिलिटी आ गई वहां पे थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो वहां पे अस्थिरता फैला रहे थे उन्होंने उनकी क्या कर दी वहां पे? हत्या कर दी। उसके बाद यहाँ पे कल्याण चंद सबसे पहले स्थिरता लाता है और धीरे 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 करके क्या करते हैं यहाँ पे? शासन करता है और ये बैठ तुम्हारे पास 1730 से लेकर 1747 तक। अब इन 30-17 सालों में तुम्हारे पास कौन शासन करते हैं यहाँ पे? कल्याण चंद चतुर्थ करता है और इसके टाइम पे लेकिन अब जैसे ही स्थिरता करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि अब देखो धीरे धीरे जब यहाँ पे ये शासन करता है तो ये भी धीरे धीरे तुम्हारे पास क्या करने जाता है? भोग विलास। मैंने पहले भी कह दिया कोई भी राजा है अगर वो भोग विलास ही हो जाता है, आप लोग इतिहास में कभी भी पढ़ते होंगे जब कोई भी राजा अगर भोग विलास हो गया, ठीक है? इस प्रकार दारू पीने लग गया तो धीरे धीरे उसके वहां पे फिर विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? वहां पे अच्छे से शासन नहीं कर पाता है और ये भी धीरे धीरे यहाँ पे भोग विलास करता है और अपने पूरे धन को तुम्हारे पास से कर देगा, यहाँ पे लुटा देगा। और फिर अब यहाँ पे फिर विद्रोह कौन करेगा तुम्हारे पास? मेहर और भरतिया। यार वो कह रहे कि तुमको हमने एक व्यापारी एक अनपढ़ आदमी को यहाँ पर राजा बना रखा और तेरे को हमने राजा इसलिए बना रखा है तो अच्छा शासन करेगा, ठीक है? लेकिन वो क्या करेगा कि पूरे धन को कहीं घूमने चला जा रहा है, ठीक है? कहीं मतलब कि यहाँ पे भोग विलास कर दे रहा, इसलिए फिर से यहाँ पे एक प्रकार से अस्थिरता पनप जाती है और इसलिए जो तुम्हारा मेहरा भरतियाल है इसको क्या कहते हैं कि यहाँ से तो ऐसा काम होगा, ठीक है? इससे तुम्हारा फिर गुस्सा हो जाएगा और इस कल्याण चंद का एक तुम्हारा वजीर था, क्या था? वजीरिया, जिसे वहाँ पे बख्शी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बख्शी, ठीक है? ये तुम्हारे पास जो वजीर था इसका वो तुम्हारा कौन था? शिवदेव जोशी। कौन था? शिवदेव जोशी जी थे। अब शिवदेव जोशी इसका सबसे प्रमुख तुम्हारा क्या था? एक वजीर था, ठीक है? मतलब कि पूरा सेनापति जैसे मान सकते हैं, प्रधानमंत्री या हम इसके कहते हैं प्रधानमंत्री था। किसका? इस कल्याण चंद चतुर्थ का। अब ये क्या करते हैं कि इस शिवदेव जोशी क्या करते हैं कि इस कल्याण चंद के बोलने पर पे इन मेहरा भरतियालों को तुम्हारे पास क्या करते हैं यहाँ पे? मरवा देता है। और ये इसी बात पे तुम्हारे पास क्या करते हैं कि नीचे चले जाएंगे तुम्हारे पास। मैंने कहा था कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में मैंने कहा था कि उस टाइम पे तुम्हारे पास कौन थे यहाँ पे? कटेर। कौन थे? कटेर। लेकिन धीरे धीरे वहां पे तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं? रोहिल्ला। कौन आते हैं? रोहिल्ला सरदार यहाँ पे इस भाग पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। हमारे तराई भाबर क्षेत्र पे उस टाइम पे रोहिल्लाओं का शासन था और ये जो मेहर और फतेहा लोग हैं इस शिवदेव जोशी के डर से तुम्हारे पास कहाँ से जाएंगे? रोहिलाओं के यहाँ शरण में चले जाएंगे और लेकिन ये यहाँ तक पहुंच जाते हैं और मानते हैं कि इसने फिर भी इनको यहाँ पे मरवा दिया, इसीलिए रोहिलाओं को यहाँ पे इस चीज बात का बुरा लग जाता है और रोहिला लोग दोबारा तुम्हारे पास कहाँ अटैक करेंगे? कुमाऊं में। कहाँ अटैक करेंगे? कुमाऊं में। इसलिए यहाँ पे एक ऐतिहासिक घटना होती है 1743 में। कितनी होती है? 1743 में यहाँ पे सबसे पहले कुमाऊं में रोहिला आक्रमण क्या होता है? रोहिला आक्रमण। इसमें एक पॉइंट है कि रोहिला आक्रमण होता है 1743 में और उस आक्रमण के समय पे जो रोहिला सेना थी उसका नेतृत्व तुम्हारे पास कौन कर रहे थे? अली अहमद खान। अली अहमद खान, ठीक है? और कहीं कहीं पे इतिहासकार इसको अली मोहम्मद क्या लिखते हैं? अली मोहम्मद खान। ठीक हो गया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे उसको अली अहमद कर है, कई इतिहासकार उसको अली मोहम्मद खान कहते हैं, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। तो 1743 में यहाँ पे करते हैं। अब देखो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो अटैक करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या चाहिए?
सेना चाहिए, ठीक है? एक संगठित सेना हो चाहिए तुम्हारे पास रोहिलाओं के साथ अटैक करने के लिए। और आपको पता है कि किसी की भी अगर सेना जितनी मजबूत होगी, वो तुम्हारे पास डिसाइड कौन करेगा कि उनके पास तुम्हारे पास धन कितना है, क्या है? देखो जितना हमारे पास पैसा होगा, जितना हमारे पास ज़्यादा धन होगा, उस हमारे पास होंगे ज़्यादा हथियार होंगे, ठीक है? हम ज़्यादा हथियारों को खरीद सकते हैं, फिर अपनी सेना को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अब यहाँ पे इसने पूरा का पूरा तुम्हारे पास धन क्या कर दिया उसने, भोग-विलास में लुटा दिया। इसलिए ये रोहिलाओं के साथ आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाता है और इसीलिए ये सीधे तुम्हारे पास जो कल्याण चंद्र चतुर था, उस टाइम पे गढ़वाल के गद्दी पर तुम्हारे पास कौन था? प्रदीप शाह था। इसको आपको ढंग से देखना कि इसने यहाँ पे रोहिलाओं के आक्रमण के डर से बचने के लिए प्रदीप शाह की तुम्हारे पास के लिए यहाँ पे शरण लेते हैं और इसमें इतिहासकार लिखते हैं कि प्रदीप शाह ने इसकी तुम्हारे पास क्या करी थी? हेल्प करी, ठीक है? क्योंकि आप लोग परमार वंश को जब शुरू से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इन्होंने मतलब कि अपने क्षत्रियता का सबसे बड़ा क्या दिया हमको? एग्जाम्पल दिया, ठीक है? क्योंकि जब वहाँ पे मैंने कहा था कि जब वहाँ पे तुम्हारे पास कौन आए थे पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में, वहाँ से सुलेमान सिको आया था, तो फिर भी उसने उसको पता है कि वहाँ पे औरंगजेब बैठेगा, फिर भी उसने क्या नहीं करा वहाँ पे, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। चाहे तुम्हारे पास महीपति शाह जिसे हम अखाड़ा राजा कहते हैं, तो इसने फिर भी यहाँ पे शत्रु के किसको शत्रु को अपने यहाँ पे क्या दी उसने शरण दी, ठीक है? क्योंकि कुछ शत्रु उसमें क्या था उस टाइम पे रोला के आक्रमण से डरा हुआ था, उसने फिर भी उसको शरण लेता है और उसे ये भी पता था कि भाई अगर यहाँ पे देखो अगर कुमाऊं में यहाँ पे रोल आ गए तो यहाँ से गढ़वाल थोड़ा ही है यहाँ पे दूर है, ठीक है? तो इसलिए उसको पता है कि यहाँ पे हमको संधि करना जरूरी है। तो इसलिए 1743 में यहाँ रहने की यहाँ पे एक संधि हो जाती है और जिसमें कि यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि जो तुम्हारे पास चंद और पवार मिल करके 3 लाख रुपए कितना लाख रुपए 3 लाख रुपए पर ईयर इनको रोहिला को तुम्हारे पास के देते हैं टैक्स भी करेंगे और इसलिए फिर वहां से रोहिला तुम्हारे पास वापस चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जब हम वहां पे परमार वंश पढ़े थे रोहिला यहाँ पे फिर 1557 में अटैक करते हैं और 1570 तक पूरे देहरादून में इनका तुम्हारे पास क्या रहता है यहाँ पे शासन रहता है 1700 में सॉरी, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे कल्याण चंद भी हो जाए। अब इसके बाद जो तुम्हारे पास कल्याण चंद का पुत्र आता है उसका नाम तुम्हारा इसमें थोड़ा सा एक चीज लिखना जो तुम्हारे पास कल्याण चंद चतुर था उसका एक राजकवि था क्या था? राजकवि। उसका नाम क्या था तुम्हारे पास? कवि शिव नाम से इसका एक राजकवि था और इसने यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी उसका नाम है कल्याण चंद्रोदयम। क्या है? कल्याण चंद्रोदयम। यहाँ पे एक पुस्तक लिखता है कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक लिखता है और किसके कल्याण चंद्र के बारे में पूरा उसके शासन के बारे में लिखता है। तो इस अगर एक पॉइंट इसमें लिख देने की अगर आता है कि कल्याण चंद्र चतुर्थ के राजकवि कौन थे तो कवि शिव थे जिन्होंने की कल्याण चंद्रोदयम की रचना की थी और इसके बाद इनका पुत्र तुम्हारे पास कौन आता है? दीपचंद। यहाँ से तो कहानी पूरी खराब जाएगी, इसको अगली बार ढंग से लो, ठीक है? अब देखो अब कहानी क्या बनती है। अब यहाँ के बाद अब जो तुम्हारे पास कल्याण चंद चतुर्थ था इसके बाद इसका पुत्र तुम्हारा कौन आएगा? दीपचंद। देखो देवीचंद और दीपचंद में वो नहीं होना, ठीक है? पहले देवीचंद था फिर ये था फिर इसका पुत्र कौन था? दीपचंद। अब दीपचंद के शासनकाल से पूरी की पूरी यहाँ पे अस्थिरता देखने को मिलती है, ठीक है? अब कैसे मिलती है देखो, जैसे यहाँ ये उत्तराखंड है, यहाँ पे तुम्हारे कौन थे? प्रदीप शाह, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? दीपचंद। कौन है? दीपचंद। अब दीपचंद को उसमें क्या होता है कि इसका शासनकाल तुम्हारा कब से था? 1748 तक 1777, ठीक है? ठीक हो गया 77 तक ये था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे दीपचंद होता है और अब इसमें एक चीज छोड़ देना कि इससे पहले तुम्हारे पास कौन था? कल्याण चंद्र चतुर था और इसका मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास मुख्य प्रधान था वो तुम्हारे पास कौन था? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी था, ठीक है? अब यहाँ पे शिवदेव जोशी का एक भाई होता है, क्या होता है? भाई उसका नाम था हरिराम जोशी। क्या था? हरिराम जोशी। और इसका पुत्र था क्या था? ये भाई है, ठीक है? ये भाई है, ये पुत्र है। इसका नाम था हर्षदेव हर्षदेव जोशी। दो थे यहाँ पे, ठीक है? अब जो प्रधान बनेगा इनका वजीर बनेगा। अब देखो शिवदेव जोशी के बाद तुम्हारे पास किसको बनता है? वैसे इसके भाई हरिराम जोशी को बनना था, ठीक है? लेकिन तुम्हारे पास कौन बनता है यहाँ पे? हर्षदेव जोशी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखो, अब यहाँ पे दीपचंद के शासनकाल में एक घटना होती है जब यहाँ पे अब देखो इसकी उम्र भी छोटी थी। किसकी? दीपचंद की उम्र छोटी थी इसलिए इसका समकक्ष तुम्हारे पास कौन था? शिवदेव जोशी।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। शिवदेव जोशी से थोड़ा सा एक पॉइंट ले देना कि इसे गढ़वाल का कौटिल्य कहते हैं, कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं। इतिहासकार इसको कुमाऊं का कौटिल्य भी कहते हैं, और इसे कुमाऊं का शिवाजी भी, शिवाजी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ पे कल्याण चंद था तो उस टाइम पे यहाँ पे रोहिलाओं ने अटैक किया था, और इन रोहिलाओं से इसने अपने किसको बचाया था? कुमाऊं को बचाया था, इसलिए इसको कुमाऊं का शिवाजी भी कहते हैं, और इसे कुमाऊं का कौटिल्य भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसने, मैंने कहा था कि जब दीपचंद छोटी उम्र का था तो इसके संरक्षक के तौर पर तुम्हारा किसने काम किया था? शिवदेव जोशी ने। जिस प्रकार से अकबर का संरक्षक तुम्हारा कौन था? बैरम खां था। तो उस प्रकार से यहाँ पे ये था, इसलिए इससे कुमाऊं का बैरम खां भी, चंदों का बैरम खां, चंद वंश का बैरम खां किसे कहते हैं? तो इसको इतिहासकार एक उपाधि देते हैं, बैरम खां, ठीक है। तो शिवदेव जोशी से हमको दो तीन चीजें याद रखनी है। इसे कुमाऊं का कौटिल्य कहते हैं, इसे कुमाऊं का शिवाजी कहते हैं, और इसे कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। और इसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारे कौन था? हरिराम कौन था? इसका इसका छोटा भाई तुम्हारा हरिराम था, और उसको वजीर बनना था। लेकिन इसमें आपको पता है कि यहाँ पे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, किसका युद्ध? पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाता है कब? 1761 में। अब वो तुम्हारे पास किसके बीच होता है? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, जो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में, आपको पता है कि एक जगह पड़ते हैं, उनके बीच में अटक, क्या पड़ता है? अटक, ठीक है। थोड़ा सा देख लो इसके बीच में, ये तो वैसे इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ना है। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे इंडिया में? मराठा। उस टाइम पे मराठा साम्राज्य अपने किस पता? उत्कृष्ट पे था, ठीक है। मतलब कि अपने चरमोत्सव पे था। तो उस टाइम पे जो महाराष्ट्र के लोग थे, उनसे एक गलती होती है कि वो अपनी सेना को सीधा कहाँ करते हैं? अटैक। उस टाइम पे पूरे भारत में ज्यादातर, पूरे भारत में तो कौन करते शासन? मराठा लोग करे थे। और वो अटक तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे तुम्हारे पास कौन थे? नादिर शाह था, एक सेनापति था, जैसे कि नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। एशिया का नेपोलियन कहते हैं, उसका एक सेनापति था, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था? अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है। अब वो जब यहाँ चलते हैं तो अहमद शाह अब्दाली और इसके बीच, किनके बीच? मराठों के बीच पानीपत में एक युद्ध होता है, उसे हम 1763 का पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। अब आपको पता है कि इनके जो तुम्हारे पास मुगल लोग थे, वो मुगल किसके पक्ष में थे? अहमद शाह अब्दाली के उसमें थे। और आपको पहले बता चुका हूँ कि चंदों की पहले से तुम्हारे पास, शाहजहां से तुम्हारे पास क्या थी? अकबर के टाइम से ही तुम्हारे पास इनके साथ तुम्हारे क्या थी? अच्छे संबंध थे। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास चंद शासक होंगे, वो मुगलों के कहने पर ही क्या करेंगे? अपना डिसीजन लेंगे। इसलिए मुगल के कहने पर यहाँ पे जो तुम्हारे पास दीपचंद था, वो कहता है कि हरिराम, किसको? हरिराम को कहता है कि भाई तू अपनी 4000 की सेना, कितने हजार की? 4000 की सेना, तो कुमाऊं में चंद वंश की 4000 सेनाओं का जो तुम्हारे पास नेतृत्व करते हो, तुम्हारे पास कौन करे थे? हरिराम। अगर पेपर में आता है कि जो पानीपत के तीसरे युद्ध में है, चंद वंश की सेना का नेतृत्व तुम्हारे पास किसने किया था? तो शिवदेव जोशी के भाई हरिराम ने किया था। किसने किया था? हरिराम ने किया था। और ये 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में हरिराम की तुम्हारे पास की जगह यहाँ पे डेथ हो जाती है। और उसके बाद तुम्हारे पास कौन बैठते हैं यहाँ पे? हर्षदेव जोशी। इसके बाद जो तुम्हारा अगले वजीर होंगे, बख्शी होंगे, वो कौन होंगे तुम्हारे पास? हर्षदेव जोशी। अब ये क्या नहीं करेगा, आप लोगों को पता है कि इसने पूरे कुमाऊं की गद्दी पर, देखो एक ही गद्दी पर इसने 8-8 नरेशों को तुम्हारे पास क्या करा यहाँ पे? बदला। 8 नरेशों को इसने एक ही गद्दी पर बदला, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? किंग मेकर, क्या कहते हैं? किंग मेकर ऑफ कुमाऊं, क्या कहते हैं? किंग मेकर ऑफ कुमाऊं भी किसे कहते हैं? आपका हर्षदेव जोशी कहते हैं, क्योंकि इसने अपने ही काल, एक ही टाइम पे 8 नरेशों को वहां पे गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हमारी स्थिति कैसे बन गई? राजनीतिक स्थिति कैसे बन गई? यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? दीपचंद। कौन था? दीपचंद कौन था? दीपचंद। और इसका मेन आदमी तुम्हारा कौन था? हर्षदेव। ये बहुत तिरसठ है। इसी इतिहासकार मानते हैं कि इसने षड्यंत्र से अपने चाचा किसको? हरिराम जोशी को पानीपत के तीसरे युद्ध में भेजा था, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये चाहता था कि अब अपने पापा के बाद कौन करेगा पूरा शासन? हर्षदेव जोशी करेगा, ठीक है। तो अब मतलब कि पूरा का पूरा कुमाऊं की जो तुम्हारे पास सत्ता थी, वो तुम्हारे पास किनके हाथों में आ गई? हर्षदेव जोशी की। लेकिन यहाँ पे इस दीपचंद, जो तुम्हारे पास दीपचंद था, इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम तुम्हारा क्या था? श्रृंगार मंजरी। क्या था? श्रृंगार मंजरी नाम की इसकी पत्नी थी। और वो क्या करती है कि एक मोहन सिंह रौतेला, किसको? मोहन, अपने एक रिश्तेदार, उसका नाम था तुम्हारे पास मोहन सिंह रौतेला। मोहन सिंह रौतेला नाम के एक व्यक्ति को क्या करता है कि इस कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देता है। और यहाँ पे जो तुम्हारे पास मेन तुम्हारे कौन थे? हर्षदेव जोशी। और ये तुम्हारा कौन था? दीप। इनको सिरागढ़ में, कहाँ पे? सिराकोट या सिरागढ़ का है, सिराकोट के किले में तुम्हारे पास इन दोनों को तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? बंदी बना देते हैं। और उसमें तुम्हारे पास दीपचंद की तुम्हारे पास की जाती है
डेथ हो जाती है और हर्षदेव, देखो इसको तुम्हारे पास कहते हैं कुमाऊं का चाणक्य, क्या कहते हैं, देखो उससे कौटिल्य कहते हैं, इसे तुम्हारे क्या कहते हैं, चाणक्य। ये तो चाणक्य नीति से क्या करते हैं कि इस सिराकोड के किले से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग जाएगा और सीधे अपने एक पर्ची लिखता है और वो तुम्हारे पास कहाँ पहुंचते हैं, गढ़वाल। कहाँ पहुंचते हैं, गढ़वाल। और उस टाइम पे गढ़वाल के शासक 1774 में तुम्हारे पास कौन आ गए थे, 76 में ललित शाह आ गए थे। अब यहाँ से थोड़ा कहानी कैसे बनती है देखो। जब यहाँ पे ललित शाह, देखो इसको हम इतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको हमने परमार वंश में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब दीपचंद यहाँ पे शासन बढ़ता है, उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे कौन आएगा, मोहन सिंह रौतेला। अब देखो मैं पहले कह चुका हूँ कि मोहन सिंह रौतेला नाम से नहीं बैठेगा, जो भी राजगद्दी पर शासन करेगा वो तुम्हारे पास हमेशा चंद से बढ़ेगा। किस बढ़ेगा, चंद से। तो वो तुम्हारे पास किस नाम से बैठता है, मोहन चंद के नाम से बैठता है, ठीक है। ये तुम्हारा बढ़ता है 1777 से लेकर 1779 तक, ठीक है। अब यहाँ पे 17 कितना में 1779 में क्या होता है कि अब हर्षदेव जोशी तुम्हारे पास कहाँ से आता है, ललित शाह के दरबार में चल जाएगा और इसलिए यहाँ पे एक ऐतिहासिक युद्ध था, उसे क्या कहते हैं, बग्वाली पोखर का युद्ध होता है। किसके बीच होता है, मोहनचंद वर्सेस ललित शाह। आपको पहले बता चुका हूँ कि जब परमार में हम पढ़ते कि ललित शाह के वहाँ पे 4 पुत्र होते हैं। पहले तुम्हारे पास जयकृत शाह, फिर पराक्रम शाह, फिर प्रद्युमन शाह और फिर प्रीतम शाह। तो वो चाहता है कि मैं अपने चारों मतलब कि पुत्रों को क्या करूँ, छोटे-छोटे राज्य दे दूँ। तो वो चाहता था कि मैं अब कुमाऊँ पर क्या करूँ, अटैक करूँ, लेकिन उसको यहाँ पे किसका स्थान मिलता है, हर्षदेव जोशी का स्थान मिलता है, ठीक है। तो मोहनचंद, उसका मोहनचंद ललित शाह के बीच यहाँ पे बग्वाली पोखर का युद्ध होता है। उसके बाद आपको पता है कि 1780 से लेकर इस युद्ध में ललित शाह की यहाँ पे जीत हो जाती है और वो अपने तीसरे नंबर के पुत्र 1780 से लेकर 1786 तक पूरे चंद वंश में तुम्हारे पास कौन शासन करता है, प्रद्युम्न शाह, प्रद्युमन शाह। और इससे क्योंकि देखो कोई भी जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो जनता मानते हैं कि वो लोग कहते हैं, बल्कि जो तुम्हारे पास कौन था, दीपचंद था, उसका तक पुत्र तुम्हारे पास कौन था, प्रद्युमन शाह। अब देखो शाह के नाम से नहीं बैठेगा क्योंकि जनता विद्रोह कर देगी, इसलिए तुम्हारे पास किस नाम से बैठेगा, प्रद्युमन चंद के नाम से बैठेगा। तो वह परमार शासक जिसने कि कुमाऊं की गद्दी पर शासन किया, तुम्हारे पास कौन था, प्रद्युमन शाह था। प्रद्युमन चंद के नाम से यहाँ पे क्या करता है, वो शासन करता है, ठीक है। अब प्रद्युमन चंद वहां पे क्या करेगा, अब जब इसने यहाँ पे अच्छा आक्रमण मतलब कि यहाँ पे क्या करा, शासन किया, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि 1786 कितने में, 1786 में मैंने कहा था कि वहां पे जो तुम्हारे पास जयकृत शाह थे वो इतने परेशान हो जाते हैं अपने भाई प्रक्रम शाह और अपने ही राज दरबार है, उसमें मैंने कहा था कि कृपाराम डोभाल हो गया, ठीक है। तो ये वहां पे इतना विद्रोह करते हैं, इतना परेशान हो जाता है, ये कौन, जयकृत शाह। क्यों, मैंने कहा था कि राजा रघुनाथ मंदिर में वहां पे क्या कर देगा, ये अपनी आत्महत्या करता है, ठीक है। उसके बाद जयकृत शाह जैसे वहां उसके वहां पे मृत्यु जाती है, तो प्रद्युमन शाह 1786 में तुम्हारे कहां से जाते हैं, गढ़वाल से जाएंगे। अब देखो, अत इसलिए हम प्रद्युमन चंद या प्रद्युमन शाह को इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसने पूरे के पूरे उत्तराखंड में जहां की गढ़वाल भी और कुमाऊं भी को संयुक्त रूप से तुम्हारे पास क्या था, शासन किया था, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास बैठ कहाँ रहा था, गढ़वाल की श्रीनगर में, राजधानी में। और इसलिए कुमाऊं का पूरा अब जो तुम्हारे पास है, इसके उस पे किसके, प्रद्युमन शाह के बोलने पर तुम्हारा पूरा शासन तुम्हारे पास कौन दिख रहा था, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे पास मोहन सिंह रौतेला था, वो दोबारा जब इस बग्वाली पोखर की में हार जाता है, तो मानते हैं कि वो तुम्हारे पास कहाँ भाग गया था, अवध। कहाँ भाग गया था, अवध चले गया था। तो अब वो देखते हैं कि यहाँ की गद्दी खा लिया, क्योंकि ललित शाह तुम्हारे पास कहाँ चले गया, प्रद्युमन शाह गढ़वाल चले गया, इसलिए वो दोबारा यहाँ पे क्या करता है, 1786 में तुम्हारे पास अटैक करता है, हर्षदेव जोशी को हरा देता है और फिर से तुम्हारे पास कौन बैठता है यहाँ पे, मोहन चंद बैठता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब मोहन चंद दोबारा गद्दी पे बैठेगा और हर्षदेव जोशी को किंग मेकर कह रहे हैं, इसलिए दोबारा कहाँ जाएगा, गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के पास जाएगा और वहां से एक पूरी सेना लेकर आता है 1786 में, कितने में, 1786 में। और मोहनचंद जो 1786 के युद्ध में प्रद्युमन शाह वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए 1786 के युद्ध में कौन करता है, मोहनचंद और हर्षदेव जोशी, जिसे हम क्या कहते हैं, पाली गांव का युद्ध, क्या कहते हैं, पाली गांव का युद्ध। पाली गांव का युद्ध अगर पेपर में आता है, तो अगर आता है किन दो राजाओं के बीच होता है, तो राजाओं के नहीं, किसके बीच होता है, मोहनचंद और वर्सेस हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी के बीच होता है। और इस पाली गांव के युद्ध में जो तुम्हारे पास हर्षदेव जोशी तुम्हारे पास क्यों जाएंगे, जीत जाते हैं और यहाँ पे मोहनचंद की तुम्हारे पास क्यों जाएगी, डेथ हो जाएगी। और इस मोहनचंद का एक था तुम्हारे पास लाल सिंह रौतेला, क्या था,
लाल सिंह रौतेला। यहाँ पे थोड़ा स्थिति इस प्रकार से बन गई उस टाइम चंदों की, देखो पूरी अस्थिरता, ठीक है। हर्षदेव जोशी चाह रहा है कि मैं राजा बनूं, फिर यहाँ पे कौन मोहन सिंह चाह रहा है कि मैं बनूं, ठीक है। जब ये लाल सिंह रौतेला क्या करते हैं कि अपने इस भाई की डेथ का बदला लेने के लिए मानते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं, नीचे फिर से यहाँ पे जो तुम्हारे पास मैदानी वाला क्षेत्र है, अवध हो गया, चाहे तुम्हारे पास रोयल हो गया, इनके संयोग से मानते हैं कि जो तुम्हारे पास ललित रौतले था, वो दोबारा पास यहाँ पे तुम्हारे पास किसको बैठाएगा, महेंद्र चंद को, किसके, मोहन चंद के पुत्र महेंद्र चंद को। लेकिन जब मैंने कहा था कि पालीगांव का युद्ध हुआ था, उस टाइम में हर्षदेव जोशी कुछ समय के लिए, किसके लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास एक राजा को और बैठाते हैं, उसका नाम तुम्हारा क्या था, शिवदेव जोशी। ये कुछ समय के लिए, ठीक है, 1-2 महीने के लिए शिवदेव जोशी। देखो राजाओं में इसको भी पढ़ना है, ठीक है। कौन था, शिवदेव जोशी। अब इसको इसमें सिर्फ एक चीज आने की, ये भी चंद शासक में बैठता है, ठीक है, कौन, शिवदेव जोशी। हमें पहले कह चुका हूं कि सिर्फ किस नाम से बैठेंगे वो, चंद, इसलिए इसको शिवदेव जोशी को किस नाम से बैठाते हैं, हर्षदेव जोशी शिवचंद के नाम से बैठाते हैं। और ये पूर्ण रूप से पूरा कठपुतली था तुम्हारा किसका, हर्षदेव जोशी का, जो ये कहेगा वो ही करेगा, ठीक है। उसने सिर्फ आपने एक उसको चाटुकार को बैठाया था वहां पे, हाँ तो यहाँ पे सिर्फ बैठ जा, जनता को मतलब कि बेवकूफ बनाने के लिए तू चंद नाम से यहाँ पे क्या कर जा, गद्दी पर बैठ जा। तो इसलिए शिवचंद को यानी इसको हम एक उपाधि देते हैं इतिहास का, उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी का महादेव, मिट्टी का महादेव लगाओ। अब कोई तुमने मूर्ति बना दी मिट्टी की, क्या कराएंगे बताओ, वो सिर्फ मतलब कि वहां पे खड़े, जैसे जिस प्रकार से हमारी मूर्ति रहती है ना एक ही स्थान पर, उस प्रकार से मिट्टी का महादेव इसको इतिहासकार लिखते हैं। इसने कुछ नहीं किया, बस जो हर्षदेव जोशी करेगा वही करना है, उसने सिर्फ वहां पे गद्दी पर बैठा, इसलिए हम उसे कहते हैं मिट्टी का महादेव। और इस पूरे काम को लाल सिंह रौतेला देख रहा था, इसलिए वो इनको हरा देता है हर्षदेव जोशी को। और फिर यहाँ पे मोहन चंद्र के पुत्र तुम्हारे पास कौन थे, मोहन महेंद्र सिंह रौतेला, जो कि महेंद्र चंद के नाम से क्या बढ़ते हैं यहाँ पे राजगद्दी पर बैठते हैं। तो यहाँ पे अंतिम शब्द हमारा कौन था, महेंद्र चंद। अब यहाँ से इस आगे देखो क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे महेंद्र चंद कौन बैठता है, महेंद्र चंद राजगद्दी पर बैठता है, उस अब क्या होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब महेंद्र चंद गद्दी पर बैठेगा, फिर से तुम्हारे पास नाराज कौन आएगा, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी। ये देखो किंग मेकर इसको ऐसे नहीं करा, ठीक है। पहले इसने ललित शाह को बुलाया, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा किसको हराया, महेंद्र चंद को हराया, ठीक है, मोहन मोहन चंद को हराया, फिर उसके बाद किसको बैठाया यहाँ पे, शिवचंद को बैठाया, फिर शिवचंद के बाद हमारा कौन आया यहाँ पे, महेंद्र चंद आया। अब यहाँ पे हर्षदेव जोशी क्या करेगा, अब फिर उसने देखा क्या महेंद्र चंद बैठ गया, अब फिर ये तुम्हारे पास कहाँ जाएगा, गढ़वाल, कहाँ जाएगा, गढ़वाल। लेकिन गढ़वाल के राजा मानते हैं कि इसकी बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई भी जनता नहीं चाहते कि बार बार क्या करे, युद्ध लड़े। अब एक चीज बताओ, उनको हम गढ़वालों को चंद के मतलब भाई, अगर हमारे अब कोई जैसे हमारे बगल में जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान किसी और के साथ युद्ध कर रहा है तो हमें क्या मतलब है ना, हम तो अपने देश मतलब अगर कोई हमारे देश पर अटैक करता है फिर हम अटैक करेंगे ना, हम अपने सेना को ऐसे कैसे भेज सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि विद्रोह होता है, क्या होता है, जनता की तुम्हारे पास से करती है, विद्रोह करती है। तो इसलिए इसमें गढ़वाल का जो तुम्हारा राजा था वो तुम्हारे पास हर्षदेव जोशी की हेल्प नहीं करते हैं। और हर्षदेव जोशी तुम्हारे पास सीधे कहाँ से जाएंगे, नेपाल, कहाँ से जाएंगे, नेपाल। और नेपाल में उस टाइम पे जो तुम्हारे वहां के शासक थे तुम्हारे पास कौन थे, रण बहादुर सिंह, कौन थे, रण बहादुर सिंह। और वहां पे रण बहादुर सिंह एक योग्य शासक थे, वो भी अपने साम्राज्य का तुम्हारे पास क्या करता, विस्तार करता, ठीक है। और इसलिए रण बहादुर सिंह इस कुमाऊं पर तुम्हारे पास महेंद्र चंद को यहाँ पे खुद आता नहीं, वो अपने सेनापति अमर सिंह थापा को यहाँ पे सेना लेके यहाँ पे भेजता है। और यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यहाँ पे क्या होती है, युद्ध होता है, जो कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था, जिसमें कि महेंद्र चंद किसके बीच, महेंद्र चंद वर्सेस अमर सिंह, मतलब मतलब कि हम इसको लिखेंगे गोरखा सेनापति, क्या, गोरखा सेनापति, कौन सी कहते हैं इसको, अमर सिंह थापा। इस युद्ध को हम कहते हैं हवाल बाग, क्या कहते हैं, मतलब कि अल्मोड़ा के हवाल बाग में हुआ, कहाँ हुआ, हवाल बाग का युद्ध, इसे कहते हैं हम हवाल बाग का युद्ध। ये तुम्हारे पास कब होता है, 1 फरवरी सन 1790 में। ये सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था, जो कि यहाँ पे पूरे के पूरे चंद वंश की नींव समाप्त कर देता है। और पूरे के पूरे चंद वंश तुम्हारे पास कौन आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे गोरखा कौन आ जाएंगे, गोरखा। तो 1 फरवरी 1790 में यहाँ पे किसके बीच हो जाता है, महेंद्र चंद और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के बीच यहाँ पे युद्ध होता है। बगवाल, जिसे हम बगवाल क्या कहते हैं, हवाल बाग का युद्ध कहते हैं, वो तुम्हारे पास कब होता है, 1 फरवरी 1790 को होता है, ठीक है। और इसमें महेंद्र चंद तुम्हारे पास क्यों जाएगी,
डेथ हो जाती है और पूरे के पूरे संपूर्ण कहाँ पे, संपूर्ण कुमाऊं में, संपूर्ण कौन कौन रहेगा तुम्हारे पास, गोरखा। हाँ, यहाँ से एक चीज देख लो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे गोरखा एंट्री करते हैं 1790 कितने में, और 1791 तुम्हारे पास कहाँ करते हैं, गढ़वाल कहाँ करते हैं, और 1792 तुम्हारे पास क्या होता है, लंगूरगढ़ की संधि। और 1794-95 मैंने कहा था कि गढ़वाल में एक बड़ा भूकंप आता है जिसे हम 51 52 कहते हैं, ठीक है। और 1803 का तो सबसे बड़ा भूकंप था गढ़वाल का, पूरे यहाँ पर अकाल पड़ जाता है, बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिसके के बाद यहाँ पे मतलब कि हम टैक्स लंगूरगढ़ की संधि का यहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं, टैक्स नहीं दे पाते हैं, इसलिए 1804 किसमें, 1804 में 14 में 1804 में तुम्हारे पास खूबड़ा की युद्ध में प्रद्युम्न कौन, वहां पे कौन था उसके बाद, प्रद्युम्न शाह था। उसमें यहाँ पे पूरे के पूरे गढ़वाल में तुम्हारे पास कौन आएंगे, गोरखा। मतलब कि अब गढ़वाल में तुम्हारे पास कौन आ गए, गोरखा, कुमाऊं में भी गोरखा। अब पूरे के पूरे संयुक्त रूप से पूरे उत्तराखंड में हमको क्या पढ़ना है, अब गोरखा शासन पढ़ना है। अब हमको ना तो कुमाऊं पढ़ना है ना चंद पढ़ना है, अब हमारा फोकस रहेगा किस पर रहेगा, पूरे के पूरे गोरखा शासन में रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमको, अब देखो ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना आपकी, जब कभी आता है, अगर कभी एक छोटा सा क्वेश्चन बढ़िया कि तुम्हारे पास कुमाऊं में कितने के थे राजा हुए, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि वहां पे तुम्हारे कितने राजा थे, 60 थे, ठीक है। यहाँ पे कोई इतिहासकार कहते हैं कि 61 के 90, कई कहते हैं तुम्हारे पास 62 के थे, ठीक है। और इन 162 का तुम्हारे पास फंड है क्या है? देखो ढंग से देखो, मैंने कहा था कि उस टाइम पे तुम्हारा कौन था, देवीचंद कौन था, देवीचंद। उसके बाद तुम्हारा कौन आता है, अजीत चंद कौन आता है, फिर तुम्हारे पास कल्याण चंद कौन आता है, कल्याण चंद। फिर तुम्हारे पास कौन आता है, कल्याण चंद हो गया। फिर तुम्हारे पास मोहन सिंह कौन आता है, दीपचंद कौन आता है, दीपचंद। फिर तुम्हारे पास कौन आता है, महेंद्र चंद कौन आता है, महेंद्र चंद, सॉरी मोहन चंद कौन आता है, मोहन चंद। फिर यहाँ पर आता है तुम्हारे पास कौन, शिव चंद कौन आता है। अब फिर दोबारा कौन कौन आता है तुम्हारे पास यहाँ पे, महेंद्र चंद कौन आता है, महेंद्र चंद। मतलब कि जो हम उस मोहन चंद को हम कितना बार पढ़ना है, 2 बार, कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो उस मोहन चंद को हम 2 बार पढ़ते हैं, इसलिए हम उसको कहीं कहीं पर तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, 62 राजा, कितने लिखते हैं, 62 राजा लिखते हैं। इसलिए कहीं पर अगर 61 आता है तो 61 भी सही है, और 62 भी दो राजाओं के पढ़ने के हिसाब से सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चंद्रवंश समाप्त कर लिया है। अब इसका लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा चंदों का शासन और प्रशासन, जिसको कि हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सही है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हुई, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं पे अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं पे डाउट होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हम आपको यहाँ से बता सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।